नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। गेरुआ पर भड़क क्यों जाते हैं मोदी और योगी विरोधी? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है और ये कोई यूं ही उछला हुआ प्रश्न नहीं है। ये गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे एक पृष्ठभूमि है। मैं उदाहरणों के जरिए समझाऊंगा कि क्यों गेरुआ को लेकर के राजनीति में इतनी हाय तौबा मची हुई है। ताजा उदाहरण तो मल्लिकार्जुन खड़गे का है और उन्होंने ये कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा वो या तो सफेद कपड़े पहने या आप अगर गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। सीधा सीधा निशाना उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और योगी आदित्यनाथ ने जब से बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया है तब से ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी रणनीति बिगड़ गई है, जिसके बाद अब वो व्यक्तिगत हमला और व्यक्तिगत हमले में भी गेरुआ पर एक सीधा प्रहार, और गेरुआ पर ये सीधा प्रहार जब हो रहा है तो ये कोई अनायास नहीं हो रहा है। ये अनायास नहीं हो रहा है। अगर आप राजनीति के पूरे एक सरसरी निगाह डालें इतिहास के पन्नों पर तो आपको पता लगेगा कि गेरुआ से लेकर के क्यों सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों की चिढ़ रही है। और मैं इसका इतिहास थोड़ा सा बताऊं उसके पहले मैं बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस उनके सन्यास धर्म के नाम से नहीं, अजय सिंह बिष्ट उनके सन्यास धर्म के पहले जो उनका नाम था उससे बुलाया करती थी। ठीक है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपको राजनीति में उनको काउंटर करना है, लेकिन उन्होंने अगर एक आस्था ओढ़ी हुई है, अगर उन्होंने एक सन्यास का धर्म उसका पालन किया हुआ है तो आप उनका इस तरह से अपमान नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस ने ये किया, अजय सिंह बिष्ट कह करके उनको उनका उपहास करने की लगातार कोशिश हुई थी। और योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, जिस तरह से वो सीधा काउंटर करते हैं, उससे इन लोगों में एक तरीके की हताशा है, निराशा है और ये काउंटर होता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया है, इसलिए इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे को देना पड़ा। इस तरह के कांग्रेस के समर्थक कहने लगे हैं। तो बटोगे तो कटोगे का बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया और क्यों ये किसी तरह से सांप्रदायिक नहीं है? वो तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हिंदुओं आप बटो नहीं। यही बात आप अंग्रेजी में कह दीजिए कि इफ वी आर यूनाइटेड वी आर स्ट्रांग, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी आर डिवाइडेड वी विल फॉल, ये आप कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। वही बात अगर आपने हिंदी में कह दी तो आपको तकलीफ है। खैर, आज अगर योगी आदित्यनाथ का ये बयान आप उसको काउंटर कर रहे हैं इस नैरेटिव के साथ, तो भैया 2019 में क्या हुआ था? 2019 का आपको बयान याद दिलाऊं, हेमंत सोरेन का। दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने कहा था कि गेरुआ पहनकर बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, और ये डायरेक्शन था, वो अटैक था योगी आदित्यनाथ पर तब भी। तो गेरुआ पहन करके बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, ये आपका नैरेटिव था। व्यक्ति में समस्या हो सकता है कि कोई गेरुआ वस्त्रधारी इस तरह का अपराध उसने किया हो, लेकिन जब आप पेंट करते हैं पूरे एक समाज को
गेरुआ वस्त्र पहने लोग बहू बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, तब आप एक विशेष संदेश दे रहे होते हैं अपने वोट बैंक को, और साथ ही साथ गेरुआ वस्त्र को अपने धर्म का प्रतीक मानने वालों को आप उनका अपमान कर रहे होते हैं, उनको आप एक तरह से उनके प्रति एक वैमनस्य फैला रहे होते हैं। और सिर्फ 2019 में ऐसा हेमंत सोरेन ने नहीं कहा था, झारखंड के चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का भी बयान आया था, और प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि गेरुआ पर किसी की बपौती नहीं है। ठीक है, गेरुआ पर किसी की बपौती नहीं है, लेकिन गेरुआ का सम्मान कौन कर रहा है? कौन गेरुआ को अपने सीने से चिपका रहा है? कौन है जो गेरुआ को धारण कर रहा है? और जो धारण कर रहा है उसको आप इस तरह से अपमानित करने के प्रयास के तहत इस तरह का बयान देते हैं। और जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो फिर आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो पूरी सोच है, आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, आपकी जो पूरी जिस तरीके से आपने कभी हरे रंग के खिलाफ इस तरह तो नहीं बोला कि हरी चादर चढ़ाने वाले ऐसा करते हैं, हरा रंग किसी की बपौती नहीं है। मुझे भी लगता है कि हिंदुत्व में गेरुआ हो, हरा हो, हर एक रंग का स्वागत है। रंग तो रंग है, लेकिन जब आप रंग में भी आप कुछ खास वजहों से किसी रंग को चिन्हित करके टारगेट करते हैं, तब आपकी राजनीतिक सोच, आपकी विचारधारा और आपके मन का जो मैल है वो सामने आता है। और ये कोई अकेला मसला नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2019 में हेमंत सोरेन और प्रियंका गांधी ने इस तरह से गेरुआ पर टारगेट करने की कोशिश की। ये कोई अकेला मामला नहीं है। आप याद कीजिए 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य, तब वो समाजवादी पार्टी में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे पर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और लगातार हिंदुत्व के खिलाफ वो जहर घोल रहे थे। कभी रामचरितमानस के खिलाफ, तो कभी देवी लक्ष्मी के खिलाफ, तो कभी किसी तरह की अनर्गल प्रलाप वो कर रहे थे। और जब उनको इसका विरोध हो रहा था तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि ये लोग गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी हैं। आप कह करके देख लीजिए, जो आतंकवादी हरे रंग में पहनने वाले मौलानाओं को आप कह करके देख लीजिए, जो बिशप हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उनको आप आतंकवादी कह करके देख लीजिए, लेकिन आपको हिंदुत्व पर कहने की हिम्मत हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका काउंटर इस तरह से नहीं होगा। हिंदुत्व, जो हिंदू हैं, वो इस अपमान को भी सह जाएंगे। आपको डर नहीं लगता, और आपको डर नहीं लगता तो आपको लगता है कि छूट मिल गई है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी अनर्गल प्रलाप करें। आपकी राजनीति है, राजनीति कीजिए, लेकिन जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को तो कम से कम छोड़ दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश ने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, जबकि उस वक्त अखिलेश उनके नेता थे। और अखिलेश ने, जब पठान फिल्म का विवाद हो रहा था 2022 में, तब फिर गेरुआ लंगोट पहने हुए पहलवानों की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, और वो पठान फिल्म को लेकर के एक तरीके से उनकी दखलंदाजी थी। पठान फिल्म को लेकर के एक पूरा हंगामा चल रहा था, क्योंकि वहां पर पठान फिल्म का एक सॉन्ग था, और उस सॉन्ग में जो दीपिका पादुकोण हैं वो गेरुआ रंग की बिकनी पहनी हुई थी, और उस फिल्म के उस गाने के बोल थे बेशर्म रंग। आप देखिए किस तरीके से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हिंदुत्व को उसको बैड लाइट पे दिखाने की कोशिश होती है, और उसी पूरे षड्यंत्र में के तहत
ये गाना आया था पठान फिल्म का, बेशर्म रंग, और उस बेशर्म रंग में बेशर्म रंग क्या था? भगवा था। और उस भगवा को लेकर के अखिलेश यादव का ट्वीट था कि गेरुआ पहने हुए पहलवानों की तस्वीर जिसमें वो लंगोट पहने हुए थे। कभी भी गेरुआ लंगोट पहनना सामान्य सी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपका फिल्म का बैकड्रॉप है बेशर्म रंग, और उस बेशर्म रंग में भगवा बिकनी पहनी हुई जो अदाकारा हैं वो उस बेशर्म रंग पर अभिनीत हो रहे गाने को प्रदर्शित कर रही है स्क्रीन पर, और उस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में अखिलेश यादव का ये गेरुआ रंग की लंगोटी वाला जो सोशल मीडिया पोस्ट था वो कुल मिलाकर के हिंदुत्व के अपमान की सोच से भरा हुआ था। और हिंदुत्व के अपमान की ये जो सोच है, ये जो गेरुआ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी है, ये नई नहीं है। और यहां तो अखिलेश यादव ने उसको कह दिया कि भाई गेरुआ रंग की जो है पहलवानों की तस्वीर जिसमें वो गेरुआ रंग का लंगोट पहने हुए हैं वो उन्होंने पोस्ट कर दी। लेकिन अखिलेश जी के संबंध तो ममता जी से भी बेहतर है। उसी 2022 में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कोलकाता में। उसमें रंग दे मोहे गेरुआ फिल्म का जो गाना था उसको बजने की एक कोशिश थी कि वो उसका प्रदर्शन होगा, गायक अरिजीत सिंह करेंगे, तो उनका कंसर्ट ही राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। बहाने बहुत बनाए गए थे कि भाई G20 का कंसर्ट है इसलिए रद्द किया गया। लेकिन जो सीधी सी बात थी कि ममता बनर्जी की राजनीति को ये सूट नहीं करता था कि बंगाल सरकार के किसी कार्यक्रम में रंग दे मोहे गेरुआ रंग वाला गाना वो बजे। तो वहां तो आप अखिलेश चुप्पी साध गए, लेकिन पठान फिल्म पर अखिलेश ने अपनी नाक घुसा दी। और देखिए किस तरीके से कुछ चीजों का प्रतीक कितना बड़ा होता है उसको समझने की जरूरत है हर एक राजनीतिक दल को। गेरुआ सिर्फ हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। इस गेरुआ ने आजादी के इस आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में गेरुआ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के बाद क्रांतिकारियों को कैद किया गया था तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गीत लिखा था। आप सब ने वो गीत सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के सिवा ने मां का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, नौ बसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला यह बासंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये राम प्रसाद बिस्मिल के शब्द थे जब वो काकोरी षड्यंत्र के बाद लखनऊ की जेल में बंद थे। और ये गीत जब भगत सिंह तक पहुंचा तो भगत सिंह के जीवन के कुछ शेष दिन थे, उस शेष दिनों में मेरा रंग दे बसंती चोला उनका ध्येय गीत बन गया, उनके हृदय से जुड़ा हुआ गीत बन गया। और हंसते हंसते भगत सिंह ने इस गीत को गाते हुए, गुनगुनाते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। भारत मां की शान में उन्होंने इसी रंग के साथ अपने जीवन को न्यौछावर किया था। लेकिन जब आजादी के इस पावन पुनीत पर्व में बासंती या गेरुआ या भगवा, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ रंग है, हिंदुत्व के प्रतीक का एक रंग है। तो फिर आप सबको पता है कि जब यूपीए की सरकार थी, जब राहुल गांधी की मम्मी की सरकार थी, जब सोनिया गांधी इस देश की सत्ता को चला रही थी, तब क्या हुआ था?
तब भगवा आतंकवाद शब्द राजनीति में आया था। भगवा आतंकवाद के नाम पर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। एक एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी कि रेडिकल इस्लाम वाला आतंकवाद है तो दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद है। एक तरफ जिहाद वाला आतंकवाद है तो दूसरी तरफ भगवा वाला आतंकवाद है। और उस भगवा वाले आतंकवाद की जो पूरी मुहिम थी वो मुहिम किस तरह से आगे परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। वो सब्सटेंस नहीं था तो वो औंधे मुंह गिरा। आज तक राहुल गांधी ने इस पर माफी नहीं मांगी है। अब ठीक है, अब ये लोग नहीं बोलते हैं भगवा आतंकवाद, लेकिन भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया था। ये लोग गृह मंत्री के वरिष्ठ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों ने यह बयान दिया था। आप सोचिए किस तरह से हिंदुत्व को निशाने पर लेने की कोशिश की गई, और जब पकड़े गए तो फिर बहाना बनाने लगे कि भाई ये हमारा, चिदम्बरम ने कहा ये मेरा शब्द नहीं था, ये तो गृह मंत्रालय का शब्द था। और तब गृह सचिव आर.के. सिंह थे जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अरे भाई, मंत्री आप हैं, सर्वे सर्वा आप हैं, आपके निर्देशन में चीजें हो रही हैं और आप इतने इनोसेंट हैं कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर ले रहे हैं क्योंकि वो गृह मंत्रालय के नोटिंग्स में लिखा हुआ है। तो आप सोचिए कि दरअसल किस तरह से इन लोगों को भगवा से दिक्कत है। भगवा से दिक्कत है यानी हिंदुत्व से दिक्कत है। हिंदुत्व यानी सनातन से दिक्कत है। सनातन से दिक्कत है क्योंकि इनका वोट बैंक हिंदुओं को गाली दे करके, सनातन को बैड लाइट में दिखा करके, भगवा के प्रति वैमनस्य घोल करके इनका वोट बैंक सदता है। जबकि जिस योगी आदित्यनाथ को ये लोग इस बैड लाइट में दिखा रहे हैं, उस योगी आदित्यनाथ कम से कम राजनीति में जब से आए हैं उन्होंने भगवा को एक श्रेष्ठता तो प्रदान की है। इस मायने में, मतलब श्रेष्ठता, अगर उस शब्द से आपको बहुत आप सहमत ना हो तो कम से कम उसको फिर से मेन स्ट्रीम तो किया है। राजनीति के मेन स्ट्रीम में क्या भगवा नहीं होना चाहिए? जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अवध की सियासी फिजा बदली, आबो हवा की रंगत बदली। वहां अब झक सफेद की बजाय भगवा दिखता है। ये इस तरह की हेडलाइंस अखबारों में छप रही थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ भगवा के अपने उस मिशन पर आगे बढ़े हुए, डटे हुए हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहे हर एक षड्यंत्र, हर एक जो वोक सेकुलरिज्म है, उस वोक सेकुलरिज्म को जब योगी आदित्यनाथ चुनौती दे रहे हैं तो ये लोग किस पर हमला कर रहे हैं? भगवा पर हमला कर रहे हैं। भगवा पर हमला मतलब कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो। अभी अक्टूबर में दिग्विजय सिंह ने कहा है एमपी में टीआई जो है गेरुआ वस्त्र पहनकर नाचते हैं। मतलब आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, आज आपने योगी आदित्यनाथ का एक बयान लेकर के अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर दिया। दिग्विजय सिंह के पीछे दिग्विजय सिंह के बयान का क्या रैशनल है? अरे भाई, कोई टीआई ने अगर इस तरह का कृत्य किया है तो वो उसकी व्यक्तिगत वो है, लेकिन जब आप भगवा कह करके एक पूरे समाज को चित्रित करते हैं तब दरअसल आपके मन का मैल सामने उजागर होता है। और जब मैल उजागर होता है तब समझ में आता है कि दरअसल भगवा से आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है। भगवा ने आपकी राजनीति की जो षड्यंत्र था उस भगवा ने तोड़ दिया है और यही आपकी परेशानी है, यही आपकी दिक्कत है। इसीलिए आप भगवा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है। मैंने बताया कि भगवा ने आज़ादी की लड़ाई में इसका योगदान रहा है।
वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने जब हिंदू समाज आक्रमण के बोझ के तले दबा था, तब भगवा की शान में शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं ने हिंदू समाज को बचाया था, सनातन को बचाया था। और आज इसीलिए भगवा को इस तरह से बैड लाइट में दिखाने की कोशिश हो रही है कि कहीं फिर से हिंदू एक ना हो जाए, हिंदू नेक ना हो जाए, हिंदू एक होगा, सेफ होगा, हिंदू बटेगा नहीं, हिंदू कटेगा नहीं। तो फिर इनकी जो राजनीतिक पूरी दृष्टि है कि भाई हिंदुओं को बांट दो और एक वोट बैंक को अपने साथ सीधे मिला लो और आपका फॉर्मूला पीडीए वाला वो एकदम कामयाब हो जाए, और कामयाब हो जाए आपकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, सहमति में या कोई विरोध दर्ज कराते हैं, दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। अगर मुझे लगा कि आपके वीडियो पर मुझे कोई इंटरेक्शन आपसे करना चाहिए, मैं आपसे ज़रूर करूँगा। मैं भारत के राजनीति, भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति और ऐसे ही अन्य गंभीर मसलों पर कोई नया वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, बार बार लाता रहूँगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।